हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डिकोड स्टडी पर हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आप लोगों को बेसब्री से करंट अफेयर्स का इंतजार होगा। तो चलिए इस इंतजार को ख़त्म करते हैं और शुरू करते हैं आज के शानदार सेशन को। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने निवेशकों की वित्त प्रबंधन में सहायता करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इंग्लिश में देख लेते हैं। विच मोबाइल ऐप वाज लॉन्च्ड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी, टू हेल्प इन्वेस्टर्स मैनेज दियर फिनेंसेस। ऑप्शन ए है सारथी 2.0, ऑप्शन बी है उमंग, और ऑप्शन सी है भीम 2.0, और ऑप्शन डी है इंडिया ऐप। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इसका राइट आंसर जो है वो है सारथी ऐप। इसका जो सारथी 2.0 है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब सारथी जो 2.0 सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है, ये जो है मोबाइल, एक मोबाइल ऐप है जो वित्तीय मतलब फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम आती है या शेयर कोई भी बिक्री निवेश से संबंधित कोई भी ऑनलाइन जो भी शिकायत होगी, ये ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है कि आप सारथी ऐप 2.0 अगर अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं म्यूचुअल फंड शेयर से संबंधित या फिर किसी भी जो सेबी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो इस पे आप शिकायत कर सकते हैं, जिसका इस पे सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है, सारथी 2.0। अब दूसरा एक और चीज देख लेते हैं सेबी के बारे में। जैसा कि आप लोग सेबी के बारे में जानते होंगे कि सेबी जो है, सेबी का स्थापना कब हुआ था, इसके बारे में जान लीजिए कि सेबी की जो स्थापना हुई थी वो 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। ठीक है, 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। लेकिन जो इसे वैधानिकता, मतलब पहले ये अवैधानिक था, अब इसे वैधानिक अधिकार जो लीगली राइट्स मिले वो 1992 में मिले, 1992 में मिले। और सेबी के मुख्यालय या हेडक्वार्टर की बात कर लें तो जो सेबी का हेडक्वार्टर है वो है सेबी का हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई में। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि सेबी की स्थापना कब होती है और इसे लीगल राइट्स किस साल प्रदान किए गए हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो और इसका सबसे बड़ी बात है, एक और चीज याद कर लीजिए कि सेबी की जो अध्यक्ष है वो कौन है। काफी चर्चा का विषय रहा है क्योंकि ये जो है अध्यक्ष ओमेन है। तो सेबी की जो अध्यक्ष हैं, सेबी की अध्यक्ष जो हैं ये हैं माधुरी पुरी बुच। नोट कर लीजिएगा आप लोग, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सेबी के अध्यक्ष कौन है, माधुरी पुरी बुच। तो आपको तीन चीजें इसमें याद रखनी है। पहला तो कि सेबी का जो ऐप लॉन्च किया गया है वो किया गया है सारथी 2.0। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सेबी से रिलेटेड जो भी शिकायत होगी जो इस प्लेटफॉर्म पर, तो आप इस पे जो है आराम से अपनी शिकायत का सोल्यूशन पा सकते हैं। दूसरा, सेबी की स्थापना जो है 1988 में होती है और इसे लीगल राइट्स जो है 1992 में मिलते हैं। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये मुंबई में है और इसकी अध्यक्ष कौन है? माधुरी पुरी बुच है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2023-24 में अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बाद कौन सा देश विश्व में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना है। इंग्लिश में देख लेते हैं। विच कंट्री हैज बिकम इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर अमेरिका एंड यूएई इन द ईयर 2023-24। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है नीदरलैंड, ऑप्शन डी है चाइना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है
क्या हो सकता है? ऑप्शन सी, यानी कि जो नीदरलैंड है वो अमेरिका और यूएई को छोड़ के जो है निर्यात के लिए तीसरा जो है बड़ा निर्यातक देश बन गया है। इसका जो भारत द्वारा नीदरलैंड को किया जाने वाला निर्यात जो है ये 2023-24 में 22.36 अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो कि कितना हो गया है? 22.36 अमेरिकी डॉलर हो गया है। जबकि ये चीज जो है 2000 दो 2022-23 में जो था ये था 21.61, यानी कि जो बढ़ा है वो है 2.36 डॉलर बढ़ गया है, 2.36 डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। इस तरीके से नीदरलैंड भारत में एक प्रमुख निवेशक बन गया है। ठीक है, भारत को नीदरलैंड से लगभग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ, जो अमेरिका के मुकाबले 2.6 अमेरिकी डॉलर था। ठीक है, नीदरलैंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो नीदरलैंड जो है उत्तर और पश्चिम में उत्तरी सागर और पूर्व में जर्मनी तथा दक्षिण में इसके बेल्जियम है। ठीक है, दक्षिण में इसकी बेल्जियम है। नीदरलैंड की बात करें कि इसकी अगर कैपिटल अगर पूछी जाए तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, जैसे कोई देश आता है तो उसका कैपिटल आप लोग ध्यान रखना। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम क्या है? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की कैपिटल है। ठीक है, और आप लोग चीन, ब्रिटेन और जापान की कैपिटल कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। ठीक है, ऐसे ही याद होगा, और जो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप लिखेंगे, उतना ही आपको याद होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में आईआईटी इलाहाबाद ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हासिल किया है? इंग्लिश में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशंस हैज आईआईटी इलाहाबाद सिक्योर्ड इन द ओवरऑल कैटेगरी इन द रिसेंटली रिलीज क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025? ऑप्शन ए है 49, ऑप्शन बी है 46, ऑप्शन सी है 58, ऑप्शन डी है 56। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अभी जो क्यूएस वर्ल्ड द्वारा जो है 2025 की रैंकिंग जारी की गई है, जो हमेशा जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि जो है 46वां स्थान जो है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में इलाहाबाद जो है यूनिवर्सिटी को मिलता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो है विश्व भर में 1401 रैंक हासिल करती है, जबकि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में जो है 46वां स्थान प्राप्त करती है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखना। अब जो है अगर इंडिया के लेवल पर टॉप पे देखें तो इंडिया के लेवल पर टॉप जो है आईआईटी बॉम्बे टॉप स्थान पर रहा है। आईआईटी बॉम्बे जो है टॉप स्थान पर रहा है, इतना आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में रामोजी राव का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? रामोजी राव हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? ऑप्शन ए है मूवी, ऑप्शन बी है मीडिया, ऑप्शन सी है पॉलिटिक्स फॉर्म, ऑप्शन डी है ऑल थ्री, यानी कि ए बी एंड सी तीनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर जो है वो है ये फिल्म से संबंधित थे, यानी कि मूवी से रिलेटेड हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और ये काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। ये रामोजी ग्रुप कंपनीज के चेयरमैन भी हैं और जो है फिल्म जगत की बहुत बड़ी हस्ती हैं। सॉरी, इसका जो आप लोग राइट आंसर लिखिएगा वो ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी है, यानी ये मीडिया जगत के बहुत बड़े हस्ती थे।
और ये जो है रामोजी फिल्म सिटी ईटीवी नेटवर्क के साथ जुड़े थे। 2016 में जो है इनको पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो आप लोग नोट कर लेना कि 2016 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। ठीक है, पद्म भूषण 2016 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। ठीक है, पद्म विभूषण से, पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? Who has recently become the first woman helicopter pilot in the Indian Navy? जो कि पहली महिला है और पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है भारतीय नौसेना में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है अनामिका बी राजीव, ऑप्शन बी है श्रुति शर्मा, ऑप्शन सी है भावना कंठ, ऑप्शन डी है रोशनी रावत। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन ए, यानी कि अनामिका बी राजीव जो है पहली हेलीकॉप्टर पायलट भारतीय नौसेना में बनी है। इन्होंने जो है पासिंग आउट परेड में गोल्डन विंग्स प्राप्त किया था और अब ये जो है पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है। जब कोई पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनती है तो बहुत बड़ी बात होती है और इन्हें गोल्डन विंग्स से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? Who has recently won the women's single title in the French Open 2024? ऑप्शन ए है नाओमी ओसाका, ऑप्शन बी है आर्याना सबालेंका, ऑप्शन सी है जस्मीन पाओलिनी और ऑप्शन डी है इगा स्विआतेक। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है, यानी कि इगा स्विआतेक जो है महिला डबल एकल खिताब जीतने में कामयाब रही हैं। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। तो जो ये स्विआतेक है, इन्होंने फ्रेंच ओपन में फाइनल जीता और इन्होंने किसको हराया? इन्होंने इटली की जो है जैस्मीन पाओलिनी को हराया, यानी कि जो जैस्मीन पाओलिनी है ये इटली की है। ठीक है, ये इटली की हैं, इनको हराया है। इनको हराकर जो है इगा स्विआतेक ने ये खिताब जीता है और ये विश्व नंबर 1 लाल बजरी पर लगातार तीसरे वर्ष अपनी श्रेष्ठता बनाए रखी इन्होंने। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना है। और इस तरीके से जो है ये सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई थी। अब जो है आप लोगों को ये जो ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विलम्बडन ओपन, ये सारे ही जितने भी ओपन होते हैं इनके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं। ठीक है, आप लोग इनका जरूर ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? इंग्लिश में देख लेते हैं। विच वाज रिसेंटली बिकम द सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए है एप्पल, ऑप्शन बी है एनवीडिया, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि एनवीडिया जो है ये भारत विश्व की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। क्या हुआ? विश्व की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी जो है एनवीडिया बन गई है। एनवीडिया किस प्रकार की कंपनी है? सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है एनवीडिया। जो आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर, पहले जो है एप्पल सेकेंड पोजीशन पे थी, इसको पीछे छोड़कर जो है ये वाली एनवीडिया कंपनी क्या हो गई? सेकंड रैंक पे पहुंच गई, यानी एप्पल को इसने क्या कर दिया? पछाड़ दिया। एप्पल को पछाड़कर एनवीडिया जो है सेकंड नंबर की कंपनी विश्व में बन गई है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर फर्स्ट नंबर पर कौन सी कंपनी है? तो फर्स्ट नंबर पर जो है अभी भी माइक्रोसॉफ्ट बनी हुई है।
फर्स्ट पोजीशन पर अभी भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनी हुई है। सेकंड नंबर पर एप्पल थी, लेकिन एप्पल को पछाड़कर जो है एनवीडिया सेकंड नंबर पर बन गई है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि हाल ही में अगर विश्व की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी पूछी जाए तो आप लोग भूलिएगा मत, एनवीडिया जो है सेकंड नंबर पर आ गई है एप्पल को पछाड़ के। तो फर्स्ट कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, सेकंड एनवीडिया और थर्ड पे एप्पल पहुंच गई है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आज के हमारे 9 जून के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को काफी हेल्पफुल लगेंगे और आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और हम आपके लिए लाएंगे डेली डे बाय डे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन, आपको अच्छे से समझाएंगे। तो इसी तरीके से जो है आप लोग जो है हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा जो है अपने दोस्तों में चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं न्यू जोश के साथ न्यू सेशन में। थैंक यू।